सेकेंड। अच्छा, आप ये वाली बाद में करेंगे सर? ओके। कैन आई शेयर सर? हाँ, आप कर दीजिए, दैट इज ऑल राइट, मैं इसको बंद करता हूँ। इसको आप हटाना पड़ेगा आपको। यस। मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा प्राणायाम के बारे में इनको समझा दूं, फिर हम थोड़ा आसनों को ले लें। तो प्राणायाम जैसे है ना, गैरंट संहिता में और हठ प्रदीका पीका दोनों जो हमारी ऑथेंटिक बुक्स है, उसमें 8 तरह के प्राणायाम बताया गया है। तो जनरली हम 4-5 तो करते ही, आपको सबको मालूम हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, उज्जयी प्राणायाम करते हैं, शीतली करते हैं, शीतकारी जैसे हठ प्रदीपिका में बताया है, गैरंट संहिता में उसकी जगह सहित कुंभक बताया है। यानी आप अंदर लेकर के श्वास को रोकते हो और उस तरह की क्रिया करते हो तो सहित कुंभक जो कहलाता है। और फिर दोनों में मूर्छा है, और एक में कैवली है और एक में प्लावनी प्लावनी है। मतलब प्लावनी होता है जब हवा हम इतनी भर ले अंदर कि हम ऊपर उठने लग जाएं, जैसे हल्का हो जाए हमारा शरीर, तो वो एक प्लावनी प्राणायाम होता है। और केवली होता है जिसमें केवल कुंभक कुंभक के साथ केवली प्राणायाम करते हैं। तो ये इस तरह के जो हमारे प्राणायाम होते हैं, हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं, जो थेरापेटिक वे में जो सबसे ज्यादा काम आते हैं उस पे हम फोकस करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हमारे शीतली प्राणायाम, जो अभी गर्मी का मौसम अगर आप देख रहे हो या बारिश में जो उमस होती है, तो उनमें शीतली प्राणायाम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। शीतली प्राणायाम में क्या करना होता है, इसके कई लाभ है, लाभों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मुंह को बंद करके, जैसे ये जो आप जो सामने चित्र देख रहे हो ना, टंग को हमारे लोअर लिप्स पे रखते हुए दोनों साइड से फोल्ड करना होता है, और जो नली का आकार बनता है उससे हम हवा का पान करते हैं अंदर। तो उससे क्या होता है, आपके जो अंदर ब्रीथ ब्रीथ इन जो आप कर रहे हो वो पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। टंग पे अगर आप खाना खाते हो तो आपने महसूस किया होगा, खाना खाते हैं हम, गरम गरम खाना भी अगर हमारे टंग पे जैसे ही टच होता है वो ठंडा हो जाता है, फिर हम उसको गले में निगल सकते हैं ना। तो वैसे ही हवा भी अगर टंग के छूती हुई अंदर जाती है तो वो एकदम ठंडी हो जाती है, उसका जो तासीर है वो एकदम ठंडा हो जाता है। तो वो हवा के हमारे रेस्टोरेटिव इफेक्ट देती है हमारे बॉडी में, जैसे हमारे को रिलैक्स कर देती है, काम डाउन कर देती है। यानी जब भी गुस्सा है, आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, तो आप शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम करते हो, चंद्रभेदी प्राणायाम करते हो, तो आपको एकदम से रिलैक्स हो जाओगे, आपका क्रोध कहीं छूमंतर हो जाएगा। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि जब भी हम गुस्सा हो तो हमें 5 ब्रीथ कैसे लेनी है। शीतली की लेनी है, जो हम टंग को फोल्ड करके लेते हैं। तो अगर आपको किसी को करना है तो हम कर सकते हैं साथ में। टंग को हमारे लोअर लिप्स के ऊपर रखते हुए और उसको फोल्ड करने की कोशिश करते हैं। फिर हवा का पान करते हैं। मुंह को बंद करने के बाद दोनों नोस्ट्रिल से धीरे धीरे, जैसे आपने 6 काउंट तक अगर सांस लिए तो 12 काउंट तक धीरे धीरे निकालो श्वास को बाहर। आंखों को बंद करते हुए इस तरह से टंग से श्वास भरो। 2 बार मेरे साथ फिर से करेंगे। लास्ट राउंड, इनहेल थ्रू योर टंग, मुंह को बंद करते हुए श्वास को नोस्ट्रिल से बाहर करेंगे। जब भी श्वास बाहर आती, गर्म हवा बाहर निकलती, हमारे शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो और कुछ अलग गैसेस जो जो भी बाहर निकल रही है वो गर्म होती है। तो हमारे अंदर एकदम शांति सी महसूस होती है। आप 3 ब्रीथ में ही आपको लगने लगेगा कि हमने बहुत ज्यादा फायदा। तो आपको शिकायत है पसीने की, बदबूदार पसीने की भी शिकायत होती है बहुत सारे जनों को, या फिर यूरिन में इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। क्योंकि यूरिन का इन्फेक्शन भी समटाइम्स होता है, इसलिए लेडीज को ज्यादातर गर्मी की वजह से होता है कि आपके अंदर पित्त प्रधान हो गई है बॉडी। तो पित्त के हिसाब से उसको फोड़े फुंसियां, ये सब पित्त के कारण है। तो पित्त को कम करने में शीतली प्राणायाम बहुत काम करता है, चंद्रभेदी प्राणायाम काम करता है। तो चंद्रभेदी में क्या करते हैं हम, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देते हैं। हमारी 2 नाड़ियां हैं, राइट नोस्ट्रिल हमारी सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारी चंद्र नाड़ी है।
तो जब हम राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं तो लेफ्ट से हम श्वास लेते हैं तो क्या होती है, चंद्र जैसा इफेक्ट देगी। और फिर उसको क्लोज करते हुए हम राइट से श्वास को छोड़ेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही ध्यान रखना है कि जैसे आप 4 हैं तो 8 टाइम छोड़े, 6 टाइम ले रहे हैं तो 12 टाइम छोड़े। तो श्वास को हमें ज्यादा खाली करना ताकि हमारे अंदर के टॉक्सिन्स बॉडी से ज्यादा बाहर। तो जैसे हम ले रहे हैं, श्वास को छोड़ेंगे बाहर राइट नोस्ट्रिल से। इस तरह से आप 3 बार अपने करके देखें खुद, तो आपको पता चलेगी कि हमें चंद्रभेदी प्राणायाम का क्या इफेक्ट हमारे अंदर आ रहा है। तो इस तरह से ये पद्मासन में, सिद्धासन में, किसी में भी बैठ करके आप कर सकते हैं। सेकंड, ये थर्ड है, एक जो थेरापेटिक योगा में एक और इसको बनाया गया है कि कोई अगर टंग को फोल्ड नहीं कर पा रहा है या ढंग से शितकारी नहीं कर पा रहा है। शितकारी प्राणायाम होता है जब हम टंग को पैलेट पे ले जाके जैसे नलकी का आकार बना देते हैं और दोनों साइड से हवा जाती है। जैसे एसी की कैसे होते हैं, फ्लैप्स खुल जाते हैं तो ठंडक अंदर आती है ना, वैसे ही हमारे फ्लैप्स खुल जाते हैं यहाँ दोनों साइड के। जैसे टंग को मैंने फोल्ड किया पैलेट के ऊपर, तो दोनों साइड में नली का आकार बन जाता है टैंक का। तो क्या होगा, दोनों साइड से जब आवाज आप हवा भरोगे तो सी सी की साउंड होगी, सी सी की साउंड होगी। और हवा एकदम दोनों साइड से जो अंदर जाएगी वो एकदम ठंडक को पैदा करेगी आपके अंदर। जो ब्रीद आप ले रहे हो वो एकदम ठंडी होती जाएगी। तो देखिए, फिर मुंह को बंद करते हुए दोनों नोस्ट्रिल से आप सांस को बाहर निकालोगे इस तरह से। तो ये क्या हो गया, आपकी ब्रीथ को एकदम ठंडा कर, और ये भी आपके अंदर रेस्टोरेटिव इफेक्ट देगी। यानी जिसको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पित्त की जो भी पित्त प्रधान प्रॉब्लम है जिसमें गर्मी, जलन, पसीना, ये सब जो भी प्रॉब्लम है उनमें सब में ये प्राणायाम बहुत हितकारी रहते हैं। और अभी मैं इस पे इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ कि अभी बारिश का मौसम है, उमस ज्यादा होती है, गर्मी होती है। बारिश तो अब शुरू होगी लेकिन अभी गर्मी है, फुल गर्मी। तो ये तीनों प्राणायाम आपको एकदम रेस्ट जैसा मूड बना देंगे, आपका एकदम रेस्टोरेटिव इफेक्ट देंगे आपके अंदर। और आप जल्दी से एकदम शिथिल हो जाओगे, शांत हो जाओगे। और आपके पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है या आपको गर्मी की वजह से बहुत प्यास लग रही है तो ये सब चीजों में आपको कूल डाउन करता है। पसीना, भूख प्यास को मारने वाला हमारा शीतली प्राणायाम है। मतलब भूख प्यास आपको बहुत तेज लग रही है तो भी ये प्यास को भी कम कर देता, भूख को भी कम कर देता। अभी इसी का जो थेरापेटिक वे है उसमें है आपको कुछ नहीं हो रहा, आपके दांतों में भी अगर प्रॉब्लम है ना, तो आपको क्या करना है, दांत को दोनों पंक्ति को एक के ऊपर एक लगा देना और फिर श्वास को भरना है। जैसे आपकी दोनों दांतों की पंक्ति के पीछे आपकी टंग की टिप रहेगी, टिप ऑफ योर टंग बिहाइंड योर बोथ द टीथ, है ना। तो इस तरह से जब आप श्वास भरोगे तो ये भी आपके अंदर रेस्टिंग पोज लाएगी, रेस्टिंग मूड बनाएगी, आपके रेस्टोरेटिव इफेक्ट देगी, आपके मतलब हार्ट की धड़कन को कम कर देगी, आपको एकदम शांत और शिथिल बना देगी। तो ये सारे रेस्टोरेटिव प्राणायाम है जो मैंने आपसे डिस्कस किए और इनका बहुत ज्यादा फायदा है। स्टॉप। ये हमने अभी प्राणायाम को देखा है ना। तो अब हम थोड़ा आसनों की तरफ चलते हैं क्योंकि ये प्राणायाम बहुत जरूरी है हार्ट की जिसको भी प्रॉब्लम है और जिसको भी इस टाइप की जितनी भी हमारे मतलब एग्रेसिव नेचर या पित्त प्रधान बॉडी का जो भी प्रॉब्लम है उनमें ये सब में फायदा देने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आसनों की तरफ चलते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो आसनों के बाद हम, आसनों में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम नेक के रोटेशन करें, सूक्ष्म व्यायाम हम पर हमें एक मतलब आसन और प्राणायाम और मेडिटेशन वैसे हर एज से कहते हैं ना 5 साल के बाद आप सब कुछ करने के लायक हो जाते हो, लेकिन हम क्या करते हैं जब तक बीमार नहीं होते तब तक हम इनकी तरफ मुड़ते नहीं। जब तक बाहर का खाना पीना प्रोसेस फूड खाते रहते हैं, जब हमें लगता है कि अब बहुत हद हो गई है, अब हम रह नहीं पा रहे हैं व्यवस्थित ढंग से, हम चल नहीं पा रहे हैं या हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया, तो हम इन स्पिरिचुअल पाथ की तरफ मुड़ते हैं। जैसे योग के जो भी अंग है, नियम है, जो भी आसना है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये सब योग के ही पाथ है। तो हम उसकी तरफ मुड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले से हो सके तो हम अगर तैयार होते हैं तो हमारे घर में बच्चे भी तैयार हो जाते हैं, है ना।
तो अभी जैसे मैं और मेरे हस्बैंड करते तो हमारे घर में पोता अभी से करने लग गया वृक्षासन वगैरह। तो मतलब बहुत फर्क पड़ता है जब हम अगर किसी अच्छे काम की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पूरा घर चेंज हो जाता है। इसी तरह हमें ध्यान रखना है कि हमें आसन को 45 मिनट्स हमेशा आसनों में आप लगाएं, सूक्ष्म व्यायाम करें, 20-25 मिनट, 15 मिनट प्राणायाम करें, और 15 मिनट आप कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आपके लिए इफेक्टिव हो। जैसे सपोज आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज से रिलेशन 2-3 आसना रिलेटेड आसना कर लें, या फिर आपको कोई अदर समटाइम अदर प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड, तो हम उस थेरापेटिक बेस पे ही चलेंगे कि हमें कैसे आसन करने चाहिए। तो सर हमारे साथ पीपीटी शेयर करते जाएंगे और हम देखेंगे कि हमको किस बीमारी में मिनिमम, आपको जरूरी नहीं कि आप 10-15 आसनों को तैयार करो, आप एक एक आसन को भी अगर एक एक मिनट तक होल्ड करके करते हो तो उसका बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब चलते हैं आसनों की तरफ। मैं साथ में आपको चक्रा के हिसाब से भी बताती जाऊंगी ये कौन से चक्रा पे आपके इफेक्ट करता है। तो हमारा जो आवाज क्लियर है, तो हमारा जो नेक हाँ, मूवमेंट आवाज ठीक है, इट इज ऑल राइट। है सर, हाँ जी। नहीं आज क्यों कम आ रही है, बाकी तो हमेशा सही रहती है। फिर भी अगर कहीं बिल्कुल नहीं आया है तो फिर से मुझे बता दीजिएगा। तो हम ये नेक के सूक्ष्म व्यायाम जो लेते हैं, सबसे पहले इनहेल करते हुए हमेशा ध्यान रखो कोई भी योग के आसन करो तो ब्रीदिंग की टेक्निक के साथ। जैसे आपका हम्म। चेस्ट ओपनिंग हो रहा है, आप सिर को ऊपर ले जा रहे हो तो आपका चेस्ट ओपनिंग होगा, तो आपको क्या करना है, ब्रीथ इन करना है। और जब भी आप नीचे झुक रहे हो, पेट आपका अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, एक्सेल होगा। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो, जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो तो आप एक्सेल करोगे। जब आप बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हो कोई भी आसनों में, जब आपका हेड अप साइड जा रहा है तो आपके इनहेलेशन होगा, आपकी बॉडी में इनहेलेशन होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो अवेयर हो जाओ कि हम ये गलत कर रहे हैं समय, तो उसका इफेक्ट गलत भी आता है कभी कभी, है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इनहेल करते समय हेड अप, एक्सेल हेड डाउन। इस तरह से हमारे पूरे नेक के मूवमेंट को हमेशा एक्टिव मोड में रखना है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारा फायदे हैं। नेक के एक्सरसाइज से आपके वेगस नर्व्स से लेकर के आपके हिपोकैम्पस, आपके हेड के अंदर जो भी हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी है वो सब एक्टिव होते हैं। तो नेक का इफेक्ट कहाँ तक जा रहा है, आपके हेड यानी अपर पार्ट तक, और आपके थाइमस ग्लैंड तक, और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि हम नेक के एक्सरसाइज करते समय पूरा अवेयर हो जाए। शोल्डर को डाउन रखते हुए करेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपकी बैक सीधी रहेगी और शोल्डर डाउन रहेंगे तो नेक में स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी। इसी तरह से साइड मूवमेंट देंगे आप। जब आप थोड़े टाइम करते हैं शुरुआत तो ऐसे होगा, फिर धीरे धीरे आपका और ज्यादा मूवमेंट होने लग जाएगा, और बैक में देखना है। फिर श्वास लेते हुए सेंटर में आना है और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आना है और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट राइट साइड। श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। दो दो मोमेंट हम देखते हैं। फिर चिन को चेस्ट के लगा दो, शोल्डर डाउन करो और रोटेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड की या कोई प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस की तो वो हाफ सर्कल करें, अदरवाइज हम फुल सर्कल कर सकते हैं। जिसको चक्कर आने की प्रॉब्लम है कि पीछे देखने से चक्कर आते हैं, तो वो इस शोल्डर से लेकर के इस शोल्डर तक हाफ सर्कल में डेली मूवमेंट के साथ नेक एक्सरसाइज करेंगे। पीछे से लेना है तो पीछे की साइड को, हेड को राइट साइड से, देन लेफ्ट साइड से राइट साइड। इस तरह के करेंगे तो उनको चक्कर नहीं आए, पर करना जरूरी है। हमें ऐसा नहीं कि चक्कर आ रहे हैं तो मैं गोली खा लूं और मैं बैठ जाऊं, नहीं करूं। जितना आप नेक की एक्सरसाइज करोगे चक्कर धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। तो इनहेल फुल सर्कल रोटेशन भी करेंगे 2 टाइम्स। श्वास लेते हुए आप लेफ्ट शोल्डर से जाएंगे और राइट शोल्डर से श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। जब हम स्टार्ट करते हैं तो श्वास भरना है, और जब हम नीचे आते हैं श्वास छोड़ना है। इसी तरह से रिवर्स रोटेशन करेंगे। लेफ्ट साइड से श्वास लेते हुए छोड़ते हुए नीचे आएंगे, और राइट साइड से श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। तो बैक, नेक को स्ट्रेट रखते हुए
फिर इससे फुल रोटेशन करो। अगर नहीं टच हो रहा है तो इस तरह की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप कान पे हाथ लगा के नीचे झुकाओ, अपने शोल्डर को डाउन करो, इस तरह से आप साइड स्ट्रेचिंग करो नेक। तो ये नेक की स्ट्रेचिंग होगी और यहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। इसी तरह से जब आप इधर करोगे तो इस साइड की स्ट्रेचिंग होगी। इस तरह से आप नेक के, और डेली चाहे आप कितने भी योगासना करो, सूर्य नमस्कार करो, डेली नेक मूवमेंट हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हमारे अपर पार्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। शोल्डर की प्रॉब्लम को, जनरली सभी कंप्यूटर चलाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो ये एक्सरसाइज सबको करना कंपलसरी होता है। तो ये करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लिया या हमने कोई भारी भरकम आसना कर लिए लेकिन इसको भूल गए। तो छोटे छोटे पार्ट का हमें, इनको कहते हैं शक्ति संचालना आसना। जो संस्कृत में इसका वर्ड है शक्ति संचालन, यानी हमारे अंदर जो छोटे छोटे मसल्स है उनकी शक्ति को बढ़ाने वाला आसन, स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला ना। उसके बाद हम नेक के ही और अगर व्यायाम देखेंगे तो ये नेक के व्यायाम हमारे विशुद्धि चक्र को भी एक्टिवेट करते हैं। नेक के सारे सूक्ष्म व्यायाम। और फिर ये सरल मत्स्यासन, जो सरल मत्स्यासन है उसमें आप शवासन में लेट जाएंगे, दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखते हुए, या एक बार सिर के पास ले जाएं। मेरा पूरा आसन दिख रहा है। फर्स्ट शवासन में लेटेंगे, फिर दोनों हाथों को अपने सिर के पास ले जाते हुए सिर को ऊपर उठा के टॉप ऑफ द हेड को जमीन पे लगा। ये जब हम टॉप ऑफ द हेड को जमीन पे लगाएंगे और फिर दोनों हाथों को थाइस के पास, ये सरल मत्स्यासन। ये आपके नेक पे, हाथ पे, बैक पे और आइज मसल्स पे, सब पे काम करता है एक साथ। इवन सहस्त्रार चक्र को भी एक्टिवेट करता है क्योंकि आपका टॉप ऑफ द हेड जमीन पे लगा हो। फिर से आपको नॉर्मल पोजीशन में आना है, तो हाथों के सपोर्ट से पहले बैक ऑफ द हेड को जमीन पे रखेंगे, फिर हम शवासन में लेंगे। तो ये हमारा हुआ। अभी हम सेकेंड थर्ड पोजीशन पे चलते हैं, जो हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने वाला, जो हलासन आसन है। हलासन के लिए हम क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री तक लेग्स को उठाना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है पीछे ले जाने की। जब आप पीछे ले जाते हो तो बैक को पकड़ते हुए, हिप्स को पकड़ते हुए नीचे जाने की कोशिश। इस तरह से आसनों में जाते हो, उसी तरह से वापस उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आना है। तो हलासन हमारे क्या होता है, नेक के, थायराइड से ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, जैसे हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड, तो उसमें ये सबसे अच्छा फायदेमंद आसन है हलासन। और आपके जो भी ये नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हमारे विशुद्धि चक्र, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है, उसके लिए अब हम पीसीओडी से रिलेटेड आसना देखेंगे। पीसीओडी क्या होता है, ज्यादातर आपके सैक्रल चक्र से रिलेटेड होता है। तो उसमें जो भी सैक्रल चक्र से रिलेटेड आसनास है वो भी काम करेंगे, प्लस आपके थायराइड ग्लैंड जो आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है वो आसना भी आपके बहुत ज्यादा काम करेगी। तो यहाँ बोट पोज सबसे अच्छा आसन है, जो हमारे इस तरह का जो बोट पोज बनाते हैं, ये बैलेंस ऑन योर हिप्स और टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सीलिंग, इस तरह के जो आसन होते हैं ये, प्लस अगर आप हाफ बोट पोज करते हो या इस तरह से करते हो ये वाली एक्सरसाइज कंटिन्यूस 20 टाइम्स, तो ये भी आपके शरीर में जो आपके सैक्रल से रिलेटेड, जो मूलाधार चक्र से रिलेटेड है, उन सबको दूर करने में दूर करने की भी होता है, दूर भी करता है, और प्लस आपकी स्ट्रेंथ को, आपके एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला है सारा। देखो अगर आप देखो तो पूरा एब्डोमिनल पैल्विक इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये हमारे तीनों चक्रास को एक्टिवेट करने में काम आता है। लेकिन जनरली हम
बोट पोज हमारा मणिपुर चक्र और हमारा स्वादिष्टान चक्र, दो के लिए बहुत अच्छा होता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम ज्यादातर जनरली आप देख लें कि सेक्रेटरी चक्र से रिलेटेड है, आपका मेंसेस इम्बैलेंस रहता है, तो उसको ठीक करने में काम आता है। देन सर्वांग आसना, जो हम शवासन में लेट करके 90 डिग्री पे पहले पाँव को उठाते हैं, और ये प्रैक्टिस के बाद आएगा। जब तक नहीं होता है तो आप वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हो, और जब होने लग जाए तो आप हाथों के सपोर्ट से इस तरह से टोस पॉइंटिंग ऊपर सीलिंग, फिर धीरे धीरे अपने बैक को धीरे धीरे नीचे लाओ, थोड़ा हलासन में जाएंगे। एक आसन इसमें और फायदेमंद है पीसीओडी में, इस तरह से जिससे पूरा सर्वांग नहीं होता है, तो ये विपरीत करणी आसन है। विपरीत करणी यानी आपके पांव आपके सिर की तरफ थोड़े झुके हुए हैं। ये आप वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हैं, जिससे पूरा बैक ऊपर नहीं हो रहा है, तो ये विपरीत करणी आसन। और यहाँ पे बैठ, इस आसन में ही आप अश्विनी मुद्रा लगाओ, जो कॉन्टेक्ट एंड रिलीज जो करते हैं ना हमारे एनएस और यूरिनल के बीच में, जो हमारा पार्ट होता है जेनेटल ऑर्गन और एनएस के बीच में, वहां हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, उसको हम कॉन्टेक्ट और रिलीज करते हैं, तो वो अश्विनी मुद्रा कहलाता है। तो वो करने से भी आपको ये पीसीओडी की प्रॉब्लम दूर होगी। विपरीत करने से जो भी सारे प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो वो दूर होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक है इसमें बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन भी सबसे बेस्ट आसन है प्रोस्टेट ग्लैंड जेंट्स में और लेडीज में। यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जो बद्ध कोणासन, जिसको भद्रासन भी कहा जाता है, मतलब कहते हैं ना भद्र लोग, भद्र किसको कहते हैं, सज्जन, सज्जनता की निशानी। तो ये भद्र बनाता है, हमें कहीं ना कहीं सज्जन बनाने में मदद करता है, ये भद्रासन है। इस तरह से, और फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसे अप एंड डाउन, इस तरह से आपका पेट पूरा अंदर जाएगा जब आपके लेग्स अप होंगे, देखो पूरा अंदर, नाभि एकदम स्पाइन की तरफ चली जाएगी। तो ये बहुत ही फायदेमंद इस तरह का आसन। और फिर और इसमें आपको लेग की स्ट्रेचिंग करनी है, जैसे कंसीव करने में भी प्रॉब्लम है, तो ये बहुत अच्छा आसन होता है कंसीव करने वालों के लिए भी। तो इस तरह से हाथों को ऊपर करते हुए आगे की तरफ रखते हैं, तो हमारे देखो और ओपनिंग होती है, पेल्विक ओपनिंग पूरी तरह से होने लगती है धीरे धीरे। जब हम हेड को नीचे जमीन की तरफ ले जाते हैं, तो इस तरह से पूरी पेल्विक ओपनिंग होने लगती है। और जहाँ पेल्विक पूरी ओपन होने लग जाएगी, तो आपके यूट्रस से रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो इनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। फिर आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। डाइजेस्टिव यानी हमारा क्या हुआ, मणिपुर चक्र, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो सबसे ज्यादा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल होता है पश्चिमोत्तासन से। पश्चिमोत्तासन जो है, हम दंडासन की स्थिति में आ जाता है। ये दंडासन की स्थिति, जब भी आप रेस्ट करना चाहो, कुछ भी थक गए तो हम ऐसे सो जाते हैं एक शोल्डर पे रख के, तो ये सिटिंग पोजिशन में रेस्टोरेटिव इफेक्ट देता है। आप लेफ्ट शोल्डर पे रेस्ट करके बैठ गए, तो इसमें पश्चिमोत्तासन कैसे करेंगे, ये हमने अभी रेस्टिंग पोज देखा। अभी हम एक्सहेल करते समय, अभी हमने रेस जब हाथों को ऊपर उठाया, तो क्या करना है, श्वास को भरना है, पूरी तरह से स्ट्रेच करना है आपके बैक को। और देन नीचे से लोअर बैक से आपको झुकना है। अगर आपका नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, कान को टच कर दो अपने आर्मपिट से, एंड देन साथ में जाओ नीचे, इस तरह से। फिर और भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको 10 टाइम्स मूवमेंट के साथ करना है, और फिर लास्ट में आप इस तरह से होल्डिंग कर सकते हो, हेड टू नी, और टोस को पकड़ लो या एंकल को पकड़ लो या काफ मसल्स को पकड़ के नीचे जाओ, इस तरह। तो ये आपका पूरा मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है, यानी आपके डाइजेस्टिव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, इन सबको क्योर करने में मदद करता है। फिर सेकंड इसी में वेरिएशन हम देखेंगे, तो भुजंग आसना। भुजंग आसन में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, पैसिव पोजीशन हो आपके टोज की, टोज पूरी तरह से पैसिव और फीट टुगेदर। बहुत सारे जने इस तरह से कर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, इस तरह से ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से पोज में जाना है। तो कोशिश करो शुरुआत से अच्छा हो, दोनों हाथ चेस्ट के पास रखते हुए धीरे धीरे अपने हेड और चेस्ट को अप करते जाएंगे और ऊपर देखना है। ठीक है। अभी एल्बो स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना है, नाभि से अपने नाभि जमीन पे टच रहनी चाहिए।
तो ये हमारे इस जगह एकदम लोअर लंबर रीजन 4 और 5 के बीच में इफेक्ट करता है। तो बैक की स्ट्रेंथ को तो बढ़ाता ही है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। अभी इसी में मैं एक रेस्टिंग पोज बताती हूँ, मकरासन। ये दोनों पाँव अगर आप इस तरह से खोल देते हो और हेड को अपने दोनों हाथों के ऊपर रख देते हो, तो ये क्या हो गया, मकरासन। मकरासन कैसे, छाती के बल पड़ा रहता है ना। तो एनिमल के नाम से ही सारे आसनों के नाम होते हैं जनरली। तो ये रेस्टोरेटिव इफेक्ट देता है, आपकी जो बैक है उसकी स्ट्रेचिंग करता है। और एब्डोमिनल दबा हुआ है, आपका एब्डोमिनल दब जाता है इससे, तो क्या होता है, बैक स्ट्रेच होती है। और बैक स्ट्रेच होने के साथ साथ आपके जो स्पाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। और एक और थर्ड वेरिएशन जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन नाम से ही आप देख रहे होंगे कि पवन यानी गैस को रिलीज करता है। तो पहले अगर आपकी प्रैक्टिस दोनों लेग से नहीं है तो क्या करना है आपको, एक लेग स्ट्रेट रखना है, एक लेग को चेस्ट के पास लाके हेड को अप करते हुए एक्सहेल करना है। इनहेल करेंगे नीचे, एक्सहेल करेंगे हेड को अप करते, और अपनी नोज के टिप ऑफ द नोज या फोरहेड को नी पे लगाना है। इस तरह से ये एक बार पवन मुक्तासन कर सकते हो अगर आपसे दोनों लेग नहीं हो रहे। फिर धीरे धीरे आप दूसरे लेग से करो। जब दोनों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, दोनों लेग्स को चेस्ट की तरफ दबाना है और हेड को अप करते हुए एक्सेल करते हुए हेड टू नीचे। ये पूर्ण पवन मुक्तासन की क्रिया। ये भी आपके नेक पे, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, सभी के डिसऑर्डर को ठीक करने की ठीक करता है। तो आसन हमेशा लाइफ में होने चाहिए। कुछ मैं तो मानती हूँ ध्यान करते हुए भी आसन जरूर होने चाहिए कि 40 मिनट्स 45 मिनट्स अगर आप आसन को देते हो तो आपको रोग होने की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। हाँ, हालांकि मन पे तो काम काम करना ही है, मेडिटेशन तो करना ही, मन को कंट्रोल मेडिटेशन करता है। और मन को कंट्रोल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करती है। जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, ये सब भी मन को कंट्रोल करते हैं। तो अगर मन अगर स्वस्थ है तो आपको बीमारी कम होगी, नहीं होगी। इस तरह से ये वक्रासन आप देखेंगे जो हमारे डायबिटीज से रिलेटेड आसनास है। डायबिटीज डायबिटीज हमारे इंसुलिन के इम्बैलेंस होने से होता है। तो इंसुलिन को बैलेंस करने वाला वक्रासन। आपका राइट लेग उठा हुआ है, राइट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें और अपने एल्बो से नी को प्रेस करें। ये होने के बाद आप एंकल को भी पकड़ सकते हैं। और ट्विस्टिंग पोज पूरा, जितने भी ट्विस्टिंग आसनास है वो आपके पेनक्रियास को एक्टिव करेंगे। इस तरह से आप फोल्डिंग करें, आसनों को 20-20 सेकंड फोल्डिंग करें। फिर दूसरे लेग से भी इसी तरह से श्वास को छोड़ते हुए एंकल को पकड़ना है और पीछे की तरफ ट्विस्ट हो जाना है। अपने शोल्डर से अपने लेफ्ट पार्म को देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे फिर से अपने नॉर्मल पोज में आ जाएंगे। तो ये हमने वक्रासन देखा। अब इससे एक हार्ड आसन और होता है, जब आप लेफ्ट लेग को फोल्ड कर देते हो। लेफ्ट लेग को फोल्ड करने के बाद राइट फुट को आप नी के पास रखेंगे। ये मत्स्य आसन, इसका नाम इससे पड़ा। जो ऋषि मत्स्येंद्र जी थे वो इसी आसन में बैठते थे, उनका नाम ही मत्स्येंद्र जी था। तो वो नाम के हिसाब से ये आसन का नाम मत्स्येंद्र आसन पड़ा। वो हमेशा इसी हमारे बड़े बुजुर्ग भी कितनी बार इसी पोजीशन में खाना खा लेते कितनी बार। तो ये मत्स्येंद्र आसन हमारे पेनक्रियास पे, हमारे एब्डोमिनल पे, मणिपुर चक्र पे पूरी तरह से काम करता है। अब इसी में जो वक्रासन इजी वे है, ये थोड़ा उससे थोड़ा हार्ड है। इसी में भी सेम वही हाथों की पोजीशन रहेगी। आपका एक हाथ आपके पीछे कॉक्सिट पे जाएगा, एक हाथ जो अपोजिट हैंड है लेफ्ट नी के अपोजिट, राइट नी आपका खड़ा है तो लेफ्ट नी आपको, लेफ्ट एल्बो से आपको अपने नी को प्रेस करना है और ट्विस्ट हो जाना है पूरा। इस तरह से अगर आप कर सकते हो तो अपने एंकल को भी पकड़ सकते हो। और इस तरह से ये मत्स्येंद्रासन, ये भी डायबिटीज में बहुत इफेक्टिव आसन है। दोनों तरफ से इस तरह से करना है आपको। रिलीज करेंगे उस पोस्चर को और फिर से चेंज करते हुए, कभी भी एक साइड से आसन नहीं करना है, हमेशा दोनों साइड से आपको
सेकंड के बाद रिलीज करते हुए फिर से। तो ये हमारा मत्स्यंगासन हुआ। और फर्स्ट हुआ था वक्रासन। ये डायबिटीज में बहुत अच्छा है। एक चक्रासन भी मैंने इसमें दिखा रखा है, पीपीटी में देखेंगे तो। चक्रासन बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है फ्रेंड्स, क्योंकि अपने हाथों की शक्ति बढ़ जानी चाहिए। आपको पूरी बॉडी को अपने दोनों पाँव और दोनों हाथों में, सबसे ज्यादा हाथों की स्ट्रेंथ होती है, वही चक्रासन कर सकता है। तो धीरे धीरे आप स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो आप चक्रासन कर सकेंगे। अभी हम आगे चलते हैं अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम में कौन से आसन करने चाहिए हमें। तो अस्थमा क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो जो भी आसना, जो भी प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, तो वो आसन और प्राणायाम हमारे अस्थमा को क्योर करते हैं। ठीक है। तो एक हमने भुजंग आसन अभी देखा था, एक हम धनुरासन कर सकते हैं। धनुरासन भी बहुत अच्छा, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काम करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक लेग से करके भी इस तरह से कर सकते हैं। थाइस को अप करना है, फिर दूसरे लेग से प्रैक्टिस करें इस तरह से, और फिर दोनों लेग से प्रैक्टिस करने की आदत धीरे धीरे पड़ती है। जब आप दोनों हाथों से इस तरह से थाइस को उठाएंगे, आपका पूरा बॉडी का वेट आपके पेल्विक से थोड़ा ऊपर पेल्विक बोन पे आ जाएगा। ठीक है। और थाइस को भी अप करना है। ये हमारा शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी धनुरासन दूर करता है। ये धनुरासन है, जो धनु के आकार का हमारा बॉडी बन जाता है, इसलिए इसको धनुरासन कहते हैं। फिर है एक और आसना जो है हमारा, दोनों हाथों की फिस्ट बना के हम यहाँ पे ड्राइंग के पार्ट में रखते हैं। हेड या टोज को, हेड या हमारे चिन को जमीन पे लगा दे मैट पे, और दोनों लेग्स को अप कर दे। ये वज्रासन, ये भी हमारे बैक को, साथ में हमारे अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर करने में काम आता है। फिर एक होता है जो हमारा ये बैकवर्ड बेंडिंग जो पोज है, वो भी अस्थमा को, जब हम इनहेल करके पूरी तरह से बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो ये हमारे यहाँ अनाहत चक्र को एक्टिवेट करने वाला। साथ में ब्रीथ इन किया, देन ब्रीथ आउट किया। पुनपात हस्तासन। तो ये आसन हमारे अस्थमा को क्योर करने में मदद रूप होती है, क्योंकि हम पूरी तरह से इनहेल कर रहे हैं, गो बैक एंड एक्सहेल फॉरवर्ड बेंडिंग। इस तरह से आप 20 टाइम्स अगर कर लेते हो तो आपकी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बहुत पावरफुल होने लग जाएगी। धीरे धीरे आप फुल इनहेलेशन करोगे और फुल एक्सहेलेशन करोगे। अभी हमारे ब्लड प्रेशर के रिलेटेड जो है आसनास, उसमें हम ब्लड प्रेशर में क्या होता है, आपकी ब्लड प्रेशर, ब्लड हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर का जो है पॉइंट हाई हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक करनी, एकदम सिंपलेस्ट। या तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, या जो मैंने अभी बताया थे सारे प्राणायाम आपको शेयर किए थे, या फिर आप खड़े रह के सिटिंग पोजीशन में भी आप कर सकते हो। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ब्रीद इन करते हुए बाहर की तरफ हाथों को खोलो, पूरी तरह से ब्रीद, और ब्रीद आउट एक्सहेल करते हुए फिर से अपने हाथों को पास में लाएं। फिर से इनहेल, एक्सहेल, 5 टाइम्स इस तरह से करना है आपको। फिर यहीं से चेस्ट से अपने सिर के लेवल तक जाएंगे, इनहेल करते हुए, फिर से एक बार इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स फ्रंट ऑफ योर हेड एंड एक्सहेल कंप्लीटली। इसी तरह से ऊपर ले जाएंगे अपने हाथों को। ताड़ासन की पोजीशन हो जाती है स्टैंडिंग पोजीशन इन ताड़ासन, लेकिन अभी हमने टोज पे नहीं आया। ताड़ासन में हम टोज पे भी आ जाते हैं, तो वो हमारे बैलेंस को भी बढ़ाता है। इस तरह से ये सिर्फ हमें रेस्टोरेटिव इफेक्ट देने के लिए ब्रीदिंग, आपका लंग्स एकदम एक्सपांड हो रहे हैं। और फिर से धीरे धीरे कांटेक्ट करते हुए एक्सहेल करें, इनहेल एंड एक्सहेल।
ये 3 तरह की जो क्रियाएं हैं, आप 20-20 टाइम करते तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा और देखते हैं कि एक शशांक आसन, ब्लड प्रेशर में एक शशांक आसन जो चाइल्ड पोज है, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। आप अभी देखोगे तो आपको लगेगा कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, हेड को पूरी तरह से बेड पे लगा रहे हो। हेड को लगाने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि हमारे हिप्स सूज जाए। हिप्स आर रेस्टिंग ऑन योर फुट, हिप्स हमेशा हिप्स पे रेस्टिंग पोजीशन में होने चाहिए। और फिर आप जितना जा सकते हो इतना जा सकते हो तो इतना, ज्यादा जा सकते हो तो ज्यादा। इससे क्या होगा, आपके हार्ट को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्कआउट कम हो जाएगा उसका, और सांस, ब्लड का फ्लो हेड की तरफ होने लग जाएगा। ब्लड का फ्लो हेड की तरफ होता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसमें हार्ट को काम नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए रेस्टिंग पोजीशन का आसन है और रेस्ट लाता है। तो चाइल्ड पोज हार्ट के वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कहते हैं ना कि हम हमारा ब्लड प्रेशर हाई है तो सिर की तरफ जैसे पाद हस्तासन नहीं करवाते हो, है ना, जब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई है, तो अगर वो अवॉइड करना है, लेकिन हमें हेड की तरफ तो ब्लड का फ्लो ले जाना ही नहीं। अगर नहीं जाएगा थोड़ा बहुत तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपके पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी। तो हम ये चाइल्ड पोज कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, रेस्टिंग के साथ आपके ब्लड मेंटेन हो जाता है, आपके हार्ट का जो प्रेशर है वो मेंटेन होने का काम करता है। तो आगे हम वेरिकोस वेन का देखेंगे। वेरिकोस वेन में एक चेयर पोज होता है, चेयर पे बैठ के आप कर सकते हो। एक आप वॉल वॉल माउंट पोज कर सकते हो, जैसे वॉल पे आप अपने पाँव को स्थिर कर दो और रेस्टिंग पोजीशन में आ जाओ, उसमें आपकी बैक एकदम स्ट्रेट हो जाती है, बैक रेस्टिंग पोजीशन में आ जाती है, तो बैक स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी उससे दूर होती है। और बहुत ही रेस्टोरेटिव इफेक्ट आपकी बैक को देगा। और आपका जो ब्लड फ्लो नीचे जम गया है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, या आपको वेरिकोस वेन है, जो पाँव में ब्लड का फ्लो ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आराम से हार्ट की तरफ आएगा, तो वो फिर प्योरीफाइड होने लग जाएगा। आपको मालूम है कि ब्लड का फ्लो अगर ऊपर नहीं आ रहा है, पाँव में जमा हो रहा है, तो वो क्या होगा, डेड डेड ब्लड पड़ा रहेगा पाँव में, तो वहाँ तकलीफ पैदा करेगा। तो हमेशा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहना चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम ये बॉल माउंट पोज करते हैं। बॉल माउंट पोज में आप जैसे बॉल का सपोर्ट ले सकते हो और अपने पाँव को ऊपर रख सकते हो इस तरह से, या फिर सामने बॉल है और आप ऐसे 90 डिग्री पे, और आराम से कोई बुक पढ़ो, कोई गाने सुनो, और 20 मिनट्स 30 मिनट्स इस पोजीशन को रेगुलर मेंटेन करो, तो आपका वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सपोज की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी, क्योर होगी, और इस तरह से आप आराम से रेस्ट महसूस कर पाओगे। ये बॉल पॉइंट। और फिर एक और पोजीशन वाला आसन है, जिसमें हम क्या करते हैं, चेयर पे बैठ करके अपने टोज को अप एंड डाउन करते हैं, अप एंड डाउन, इस तरह से। इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप कभी भी कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब भी आप इस तरह से क्रिया कर सकते हैं। ये भी आपके बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा वेरिकोस वेन है, क्योंकि यहाँ की मसल को स्ट्रेच करता है, कॉन्टेक्ट करता है, स्ट्रेच एंड कॉन्टेक्ट। तो मसल जब स्ट्रेच और कॉन्टेक्ट होगी तो उसका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, टॉक्सिन्स फ्री होगी और आपको स्वस्थता देगी। फिर एक साइकिल चालन आसन है, जो हमने इसमें दे रखा है बीपीटी में, इस तरह से साइकिल चालन आसन। ये भी आपके ब्लड के फ्लो को, पाँव के ब्लड के फ्लो को बढ़ाने वाला, तो आपके इफेक्ट अच्छा देगा। ठीक है, फिर ये सारे आसना हमने देखे। अभी में चक्रास के हिसाब से एक जो सेक्रल चक्रा को मेंटेन करने के लिए आसन होता है, तो हम जब पाँव को खोल के वॉडेसिस पोज में आते हैं, दोनों पाँव को दोनों साइड करके, तो ये भी हमारे सेक्रल चक्र इम्प्रूव करता है। प्लस लेडीज की जो भी इफेक्ट, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये त्रिकोणासन आपकी बैक के साथ साथ आपकी स्वादिष्टान चक्र को भी इम्प्रूव करता है, इस तरह से। तो ये काफी कुछ आसन हमने कवर कर लिए हैं। फिर एक अनाहत चक्र से रिलेटेड एक आसन और बताती हूँ मैं, जिसमें हम उष्ट्रासन करते हैं। तो ये हमारे हार्ट चक्र को, सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र को एकदम से इनहेंस करता है, इस तरह से। अगर आपसे नहीं हो रहा है एकदम से उष्ट्रासन, या नी की प्रॉब्लम है, तो आप एक कुशन लगा सकते हैं नी के नीचे,
और अगर दोनों हाथ से नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक एक हाथ से प्रैक्टिस करें। इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you very much, Alka ji, for the wonderful session on yoga and pranayam asanas. आपने अच्छी तरह से सभी लोगों को बताया कि क्या क्या प्रैक्टिस करके उनको फायदा हो सकता है। हमारे साथ में उपस्थित अगर कोई व्यक्ति या किसी को कुछ बात पूछनी करनी हो तो अलका जी हमारे साथ में हैं। हम दो तीन सवाल ले लेंगे और उसके बाद में फिर मेरे साथ में आपकी बातचीत करना शुरू करेंगे। अगर आप कोई बात पूछना चाहें अलका जी से रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, देन यू कैन रेज योर हैंड। सुप्रिया यादव जी बात कीजिए। अ, अलका मैम से नहीं सर, आपसे करने के बाद में कर दूं। बाद में कीजिए। विदुषी जी बात कीजिए। विदुषी जी बात कीजिए। हाँ, आत्मनंदन मैम। यस मैम। विदुष मैम है। वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन है। हाँ जी बात कीजिए। मैम, मैं ना अपनी कमर के रिलेटेड ही आपसे बात करना चाह रही थी। मेरे अल्फा S1 की नस दब गई थी। कैन यू हियर मी मैम? यस 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 मैम। तो मैम मेरी ना नस दब गई थी अल्फा S1 की। तो मैम जैसे एक जना कह रहा था कि भुजंगासन करना चाहिए, दूसरा जना कह रहा था कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने योग सेशन लिया था। तो मैम कौन कौन से आसन है जो ठीक रहेंगे इसके लिए? एक तो मैंने आपको मकरासन बताया है ना। थोड़ी देर यस। मकरासन करो, थोड़ी देर भुजंगासन करो, थोड़ी देर मकरासन करो, थोड़ी देर भुजंगासन करो। इससे बहुत फायदा होगा। मकरासन आपको रेस्ट देगा स्पाइनल कोड को, और भुजंगासन उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो कॉन्ट्रेक्शन एंड स्ट्रेचिंग दोनों होगी। मकरासन मैंने जो बताया ना, दोनों हाथों के ऊपर अपने चिन को लगाने के बाद आप एकदम रिलैक्स पोजीशन में आ जाए, दोनों पाँव को खोल दें। तो आप भुजंगासन करेंगे। जैसे आपने 1 मिनट होल्ड किया या 30 सेकेंड होल्ड किया, तो आपके लंबर रीजन 5 और 4 की जो बटीबा है उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव और हेल्प देता है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप फिर वापस रेस्टिंग पोजीशन मकरासन कर लो, तो फिर से वो बैलेंस हो जाता है। कोई भी चीज को स्ट्रेच करो तो वापस उसको रिलैक्स करो आसनों में। अगर आप सिर्फ स्ट्रेच करके उठ के काम करने लग गए तो वो पेन होगा आपको। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम जब उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो फिर से उसको रिलैक्स करें। या तो आप चाइल्ड पोज में आ जाओ, या फिर आप ये सरल मत्स्यासन कर लो, या फिर आप जो मकरासन बताया, जो भी रेस्टिंग पोजीशन है वो वाले आसन करके ही उठने का। ऐसा नहीं कि हमने आसनों की प्रैक्टिस करी और धड़ाधड़ वापस काम करने लग गए। ये हमेशा ध्यान रखना, सबके लिए ध्यान रखने योग्य बात। क्योंकि हमेशा क्या है, जो योगाचार्य होते हैं, जो योगासन लेते हैं, वो क्या कराते हैं, सारे आसनों के बाद आपको प्राणायाम कराते हैं, फिर मेडिटेशन या फिर रेस्टिंग पोज में ले जाते हुए आपको रिलैक्सेशन करवाते हैं। आप सोचते हो कि हम खुद ही कर लें घर पे, है ना। सपोज क्या होता है, खुद करने से क्या होता है, आपने आसन किया फिर उठ के आपने काम करना शुरू कर दिया, 5 10 15 मिनट किया फिर काम करना शुरू कर दिया, तो आपने रेस्टिंग नहीं किया। तो रेस्टिंग पोजीशन वाले आसना भी उतने ही इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में जितने हमारे स्ट्रेंथ डेवलपमेंट वाले आसना है। तो वो हमेशा ध्यान रखने का। मैम एक उर्मिला। हाँ जी। फॉरवर्ड बेंडिंग वाली कर सकते हैं मैम, जैसे नो यहाँ नो मना नो, करते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते हो। आपको अगर वर्टिमा में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। ओके बैकवर्ड बेंडिंग जितना हो सके उतना करो, बैकवर्ड बेंडिंग। ओके मैम। जब स्ट्रेंथ चलिए। बढ़ जाए उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो। उर्मिला गायकवाड़ जी बात कीजिए। नमस्ते मैम। यस मैम। मैं बोल सकती हूँ? हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत सेशन अच्छा रहा। मैं एक्चुअली जो 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 आपने आसनास बताए ना, मैं पहले मतलब कुछ सालों तक मतलब 1 घंटा एक्सरसाइज करती, मतलब योगासन करती थी, प्रैक्टिस करती थी, 1 घंटे में प्रैक्टिस करती थी। लेकिन अभी कुछ महीनों से ना मेरे घुटनों में ज्यादा दर्द हुआ है, उसमें सूजन भी आ गई है। मैं हमेशा सर को भी वही बता रही हूँ। तो मैं कोई भी आसना प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या मतलब मैं शुरू से मतलब ये कर सकती हूँ, अभी फिर से शुरू कर सकती हूँ? क्योंकि मेरा घुटनों का प्रॉब्लम कर सॉल्व सकते नहीं हो, हो रहा है अभी। कर सकते हो। देखो, सर डाइट देते हैं, इतनी अच्छी प्यारी डाइट है सर की। उस डाइट से हाँ। आपके घुटनों की प्रॉब्लम चली जाएगी मोस्ट ऑफ टाइम। अगर हम हरी पत्तियों का जूस लेते हैं या हम एल्कलाइन डाइट ज्यादा लेते हैं तो हमारे जो जॉइंट की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है ना।
फिर भी बहुत सारी चीजें एक है कि जो यूरिक एसिड से भी कभी पेन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम दाल में पहले जाग निकालते थे, अब नहीं निकालते हैं ना, खुले ओपन पॉट में बनाते थे, तो वो भी हमारे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम का मतलब आर्थराइटिस का कारण होता है। तो वो जाग दाल जो पहले ओपन पॉट में पकती थी, तो उसकी जगह जैसे मिट्टी का पॉट आप यूज करके उसके झाग निकालना शुरू करो और फिर आप खाओ उस दाल वगैरह को। जो प्रोटीन डाइट अगर आप लेते हो, अंकुरित तो खाना ही है, जो सर सजेस्ट करते हैं वो तो खाना ही है, फिर ये चीजें कुछ और ध्यान रखनी है। प्लस आप कोई आसन करो तब आप मैट को डबल या ट्रिपल रखो, मोटी मैट यूज करो। समटाइम्स क्या होता है, दरी पे भी आप करने लग जाते हो, चलो मैट कौन लाए, दरी पे ही कर लो, तो दरी पे कभी भी नहीं करना आसन, मोटी मैट का यूज करो। और हो सके तो कुशन रखो, जब भी नी का कोई करो तो कुशन रखो नीचे। कुशन से क्या होगा, आपके डैमेज नहीं होंगे नी और ज्यादा। और फिर आप नी की जो छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो हम करते हैं ना, सूक्ष्म व्यायाम नी के, आज मैंने लिए नहीं है लेकिन कभी समटाइम्स और नेक्स्ट लेक्चर में हम ले सकते हैं। तो इस तरह से नी के जो सूक्ष्म व्यायाम है जो नी की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाते हैं, जैसे आप खाली टोज को, जो हमने कुर्सी पे बैठ के किया ना, टोज को इन आउट करना, एंकल को इन आउट करना, ये भी नीज को हाँ बहुत इंप्रूव करते हैं। तो इस तरह हाँ के व्यायाम से शुरू करो। पहले 1 महीना सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, उसके बाद आसनों पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीधे उष्ट्रासन पे आ गए, तो उससे क्या होगा, नी और डैमेज हो जाएंगे। हाँ हाँ नी में हाँ। स्ट्रेंथ आनी चाहिए, है ना। नहीं, अभी तो मतलब वीक ही है ज्यादा, तो उसको मतलब मैं मोड़ ही नहीं पा रही, तो मैं मतलब ये नहीं कर तो पार्टी आप मार के। सिर्फ टो के करो, एंकल के करो, टोज एंकल स्ट्रेच, कुर्सी पे बैठ करके अप एंड डाउन, ताड़ासन वाला करो, नी पे प्रेशर जाए वैसा मत करो, ताड़ासन से नी पे प्रेशर नहीं जाता, उसकी हाँ स्ट्रेचिंग होती है। हाँ तो हाँ। वो चीज कर सकते हो। आपको क्या करना है वो आपको ध्यान रखना है, या तो फिर किसी प्रोफेशनल के अंडर में रह के करो, ताकि आपकी वो प्रॉब्लम जल्दी दूर होगी, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अनीता शर्मा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते अनीता जी। नमस्ते सर आपको भी। नमस्ते जी। मैम आपने जितने भी आसन बताए ना, मैं सुबह सब करती हूँ पूरा 1-1.5 घंटे के लिए। अपने शरीर को देती हूँ, उसके बाद में कुछ करती हूँ। वेरी तो गुड। मैम मैं ये कहना चाह रही थी आपसे, आपने शीतकालीन जो प्राणायाम बताया था ना शुरू में, हम्म। उसको करने से शीतली। मेरे को, हाँ शीत वो, मैम उसको करने से मेरे को छींके शुरू हो जाती है। तो आपका है ना पित्त नहीं, आपका कफ प्रधान बॉडी है। जिसका कफ प्रधान बॉडी है उसको शीतली अवॉइड करना है, ओके। क्योंकि सर्दी लाता है ये हमारी बॉडी में, क्या हीट को कम करता है। आपको हीट की जरूरत है, और आप अगर उसके अपोजिट वाला प्राणायाम ज्यादा करोगे तो हीट को इनहेंस कर देगा। इसलिए हम जो नॉर्मल इंसान है उनको 5 ही करवाते हैं। जैसे भस्त्रिका किया आपने तो उसमें बॉडी में एकदम एनर्जाइज हो जाती बॉडी, तो उसके बाद 5 आप शीतली कर लो। गर्मी ज्यादा है तो सर्दी में तो वो भी हम अवॉइड कराते हैं। गर्मी अगर ज्यादा लग रही है आपके बॉडी में, हीट जनरेट हो रही, तब आपको ये करना है, शीतली, शीतकारी या साधनता या फिर चंद्रभेदी प्राणायाम। मैम ये हमेशा मेरे ध्यान रखना। पेट का एसिड ज्यादा बनता है, इसलिए मैं सोच रही थी करने की। अभी मैंने किया आपके साथ तो मेरे को छींके शुरू हो गई मैम फटाफट, और वैसे पेट में बहुत गर्मी है। नहीं, अगर गर्मी ज्यादा है तो ये कर सकते हो आप, ऐसा नहीं। लेकिन पहले आप ये देखो आपको कफ तो नहीं हो रहा है गले में। अगर छींक आना शुरू हो रही है तो और भी कुछ सिम्टम हो सकते हैं हमारी बॉडी में। तो पहले एक एक चीज को क्योर करना पड़ेगा। पहले एसिडिटी पे क्योर करना है तो उसको क्योर करें, फिर हम इस पे जाएं। ये गर्मी को क्योर ज्यादा करता है, एसिडिटी पे भी क्योर करता है, एसिडिटी को भी बहुत जल्दी शांत करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। लेकिन अगर कफ और पित्त दोनों है अगर आपके अंदर, तो उसको फिर देख के ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कफ है तो छींकें आना शुरू हो जाएगी, तो कफ और पित्त दोनों है तो फिर हमको पहले एक पे काम करना है, फिर उसके बाद दूसरे पे काम करना है ना। तो ये किसी फिर मुझे, प्रोफेशनल का। ओके मैम, थैंक हाँ। थैंक यू। खुशबू ओके। कोचर जी, बात कीजिए। खुशबू जी। मैं दिखती हूँ सर। हाँ, बात कीजिए ना, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते मैम। मुझे हाँ एक क्वेश्चन। नमस्ते। जैसे यूरिनल इन्फेक्शन होता है, एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट वगैरह होते हैं जिनके, तो हम्म। उसमें प्राणायाम ज्यादा हेल्प करता है या फिर आसन? और कौन सा, मतलब क्या करना चाहिए? अगर प्राणायाम हेल्प करते तो प्राणायाम में कौन सा करना चाहिए, और आसन कौन से करने चाहिए? प्राणायाम देखो, अनुलोम विलोम सबसे शुद्ध और सत्व प्राणायाम है जो हर इंसान के लिए जरूरी है।
किसी भी बीमारी को वो क्योर करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। या फिर डीप ब्रीदिंग, जो मैंने एक बार सेशन लिया था उसमें बताया था कि डीप ब्रीदिंग कैसे करना है। जो डायफ्रामिक ब्रीदिंग होती है हमारी, मतलब एब्डोमिनल, थोरैसिक एंड कैलविकुलर ब्रीदिंग, ये तीन ब्रीदिंग को जो साथ में रख के हम ब्रीथ इन करते हैं, लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं, फिर धीरे 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 उसी सीक्वेंस में श्वास को हम छोड़ते हैं। तो ये जो डीप ब्रीदिंग ली जाती है ये भी हर बीमारी को क्योर करती है। अनुलोम विलोम भी हर बीमारी को क्योर करता है। तो ये दो प्राणायाम तो बेस्ट है ही। उसके अलावा आप जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जैसे सर के वो काम, सर ने बताया होगा आपको कि वो कटी बाथ, कटी स्नान लेना, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें वो भी करो। 1 महीने इस तरह से पहले अपने आप को क्योर करो, फिर दूसरी चीजों पे जाने की कोशिश करो कि हाँ अब मैं दूसरे भी कर सकती हूँ। थोड़े बहुत यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड मैंने आसना बताया, जैसे भुजंग आसना बताया, वो भी हमारे पेल्विक फ्लोर को एकदम एक्टिवेट करता है। भद्रासन बताया, जो कटिबद्ध कोणासन है ना, जो मैंने दोनों फुट को ज्वाइंट करके हम करते हैं, बटरफ्लाई पोज, वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कुछ ऐसे आसन है जो आप ज्यादा कर सकते हो, और प्राणायाम तो है ही बेस्ट। और मैम प्राणायाम, ये ब्रीदिंग वाला जो आपने बताया अनुलोम विलोम, वो कितने देर मिनिमम से स्टार्ट करना चाहिए? अगर आपके अंदर प्रॉब्लम से रिलेटेड आप कर रहे हो तो 10 मिनट तो आपको करना ही चाहिए। 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट तो आपको करना ही है। मिनिमम 20 मिनट तक ले जाना है आपको। 20 मिनट अगर आप सुबह और 20 मिनट शाम को करते हो ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। ओके मैम। और बहुत मैम फायदेमंद है। प्राणायाम और आसनास में पहले कौन सा करना चाहिए, मतलब अगर मुझे दोनों करना है पहले तो? सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा गर्म करो। या ओके। फिर आप जो हार्ट से रिलेटेड कहते हैं ना, वार्म अप एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, ये इस तरह के आसन करने के बाद जब हमारे हार्ट की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम खुल जाता है, उसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हम छोटे छोटे मसल्स को गर्मी प्रदान कर सके। और उसके बाद फिर हमें आसना पे जाना चाहिए, फिर प्राणायाम, और फिर उसके बाद हमारा ध्यान, जो ओके आप मैम। करते हो हमेशा। तो इस तरह से आप सीक्वेंस में करोगे तो बहुत फायदा होगा। ओके मैम, थैंक यू। अष्टांग योग का भी सीक्वेंस ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये उसका सीक्वेंस है। हालांकि हम ध्यान सब करते हैं, लेकिन अगर हमारे डिजीज है, कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। उषा राठौड़ जी बात कीजिए। आत्मवंदन सर। सर मुझे आत्मबंधन। आपसे बात करनी थी। वेट कीजिए कृष्णा जी। ओ, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे एसिडिटी है और ये टंग में अगर इचिंग है और जलन है तो इसके लिए कौन सा प्राणायाम या फिर आसन होंगे? ये शीतली प्राणायाम तो बहुत ही फायदेमंद है। साधनता शीतली शीतकारी, अगर टंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको भी ये क्योर करता है। ठीक है ना। शीतली, शीतली और शीतकारी। शीतकारी, शीतली और साधनता, जो मैंने दांत को बंद करके बताया ना, टंग को वहां रख दो ऐसे जी जी जी। करना है, ये सब हमारे टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम में एसिडिटी को क्योर करने में बहुत फायदेमंद है। वो ऐसा कह रहे हैं कि एसिडिटी है और कफ है, अगर बहुत ज्यादा कफ प्रधान बॉडी है तो ही थोड़ा दिक्कत होती है, अदरवाइज ये बहुत फायदेमंद है। और आसन में, आसन में एसिडिटी से रिलेटेड जो भी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको आसन बताया ना, जो हमारे मणिपुरी चक्र को एक्टिवेट करते हैं, बॉड पोज है, पश्चिमोत्तासन है, भुजंग आसना है, ये सब आसना, धनुरासन है, ये सारे आसना बहुत फायदेमंद है एसिडिटी के लिए। थैंक यू। लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है और आपने कुछ खा के या पानी पी के, चाय पी के अगर आप आसन करोगे तो नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। तो हमें खाली पेट ये सब करना है। इवन मैं तो ये कहती हूँ, जब भी आप, और एसिडिटी के लिए कपालभाति भी बहुत फायदेमंद करता है, लेकिन अगर आप फ्रेश नहीं हुए और आप कर रहे हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आप एकदम पेट खाली हो और फिर आसना की तरफ जाओगे तो बहुत फायदा करेगा। प्राणायाम हो, आसन हो, पेट खाली करके करने का। इसीलिए ठीक। कहते हैं अगर आप शाम के समय कर रहे हैं तो 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए। मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आप एक बार फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ही आसना वगैरह करो। थैंक यू। थैंक यू। चलिए थैंक यू वेरी मच अलका जी। यहाँ पे सवालों का काम खत्म हो रहा है। और आपने अच्छी तरह से लोगों को समझाया कैसे योग आसन और प्राणायाम, और एक पूरा का पूरा सिस्टम बता दिया कि सबसे पहले हमें थोड़ा बॉडी को वार्म अप करना है। थोड़ा वॉकिंग कर लिया, जॉगिंग कर लिया, और फिर उसके बाद में सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर शव आसन या तो रिलैक्सेशन या मेडिटेशन।
कहीं ना कहीं पे आप आखिर में जब भी अपनी बॉडी को गर्म करते हैं तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी अपना समय जरूर निकालना है, ताकि जो आसन किए हैं, जो आपने प्राणायाम किया, उसका फायदा आपके शरीर को ज्यादा में ज्यादा मिल सके। थैंक यू वेरी मच अलका जी फॉर द वंडरफुल वंडरफुल सेशन ऑन योगा एंड प्राणायाम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आपके साथ की सेवा में मैं एक थोड़ा सा अपना छोटा रोल निभा रही हूँ। थैंक यू नहीं, वेरी बहुत मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। और अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में जो पार्टिसिपेंट्स मुझसे बात करने के इच्छुक हैं उनके सवाल ले लेंगे, उनके शेयरिंग्स ले लेंगे। आइए सुप्रिया यादव जी से शुरू करते हैं। सुप्रिया जी, आप अपना